हेलो बच्चों, मैं किशन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लास। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं सबसे पहले एक और बात बता देता हूँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका अपना YouTube चैनल जो है आर्या कोचिंग के नाम से, इस आर्या कोचिंग के नाम से ही आपका ऐप लॉन्च हो चुका है। और ऐप पर मैंने फिजिक्स का पूरा रिवीजन कोर्स मैंने प्रोवाइड कराया है, जिसमें आप लोगों को कुछ वीडियोस दिए जा रहे हैं। 30 से 35 वीडियोस आपको मिलेंगे और 30 से 35 वीडियोस में आसानी से आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। साथ में PDF फाइल भी दी जा रही है। तो आप वहां पर जा करके, अभी पूरे वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, डेली 2 से 3 वीडियोस आपको अपलोड करके दिए जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से एक एक वीडियो डेली देख करके आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर जाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, इस कोचिंग क्लास का अर्थात जो कोचिंग का ऐप है, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। वहां पर लॉगिन करके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा। कोर्स आपको बहुत ही सस्ता उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप वहां पर जाकर के आसानी से उसका फायदा उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से आप आसानी से वहां पर 20 से 25 दिन में आप पूरी की पूरी फिजिक्स को रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वहां पर समझाया है और साथ ही साथ में PDF भी प्रोवाइड कराई है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, बहुत ही कम फीस है, आसानी से आप वहां पर जाकर के इसका फायदा जरूर उठाइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इस नंबर पर 7565857843 पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी, चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम लोग आगे की 2 टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं और धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स की फीस बहुत ही कम है। आसानी से आप इसे परचेज कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7565857843, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा धारामापी, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर है क्या, धारामापी है क्या, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। तो धारामापी के शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये धारा को मापता है। क्या करता है? धारा को मापता है। लेकिन ये जो शब्द है इसका धारामापी, वो पूर्णतः इसके लिए फिट नहीं बैठता है, क्योंकि धारामापी जो है वो धारा को मापता तो है, लेकिन अगर बड़े अमाउंट की धारा हो तो ये उसे माप नहीं पाता है। कहने का मतलब है धारामापी बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम धाराओं को मापता है, अर्थात माइक्रो एम्पियर के कोटि की धाराओं को यह माप सकता है। लेकिन अगर 5 एम्पियर 3 एम्पियर की धारा अगर किसी भी वायर में प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर रही है, तो ऐसी स्थिति में धारामापी उस धारा को माप नहीं पाता है। तो हम कह सकते हैं कि धारामापी एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली सूक्ष्म धारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि माइक्रो एम्पियर में जो हो उसे माप सकता है। लेकिन अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी, और अगर हम धारामापी लगाते हैं तो वो धारामापी बता तो नहीं पाएगी कि इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये जरूर बताएगी कि हाँ, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब है वो ये तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगी कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये जरूर बताएगी कि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि वायर है, किसी भी वायर में करंट फ्लो अगर हो रहा होगा तो हम देख करके तो नहीं बता सकते ना, तो हमें पता करना पड़ेगा। तो हम किसके द्वारा पता करते हैं? धारामापी के द्वारा। तो धारामापी के द्वारा हम किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब संसूचित कर सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। या फिर अगर बहुत ही छोटी धारा है, माइक्रो एम्पियर की कोटि की धारा है, तो उसे मापा भी जा सकता है इसकी सहायता से।
अब इसके द्वारा बड़ी धाराओं को किसके द्वारा मापा जाता है? जैसे हम बात करें 5 एम्पियर या 2 एम्पियर की धाराओं को हम किससे मापेंगे? तो इसको मापने के लिए एक दूसरे यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम अमीटर कहते हैं। अमीटर क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को समझना है तो सबसे पहले आपको 2-3 चीजें पहले से पता होना चाहिए, जो कि है जो पिछली वाली क्लास में हमने बताया था कि यदि कोई लूप, कोई धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बलागुण आरोपित होता है। ये मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया ही था। क्या था कि जब कोई धारावाही लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर बलागुण आरोपित होता है, और उस बलागुण का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, या फिर हमने ऐसे नहीं शायद बताया था, तो बताया था टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ओके, तो ये होता है NIAB साइन थीटा। यहां पर सॉरी, ये बलागुण नहीं होता है, ये भी बलागुण होता है लेकिन द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण होता है। आपको ये याद होगा, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पर हम धारावाही लूप पर बलागुण की बात कर रहे हैं, द्विध्रुव पर बलागुण की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बलागुण हमें नहीं लेना है, बल्कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, और इसी को हम लोग टाउ बराबर MB साइन थीटा भी कहते हैं, MB साइन थीटा। ओके, तो ये हमें बलागुण पता होना चाहिए कि जब कोई तार, मतलब तार नहीं जिसे कहते हैं लूप, ठीक है, तार का छल्ला, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर बलागुण कार्य करता है, और उस बलागुण का फार्मूला है टाउ बराबर MB साइन थीटा या फिर टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। चलो, अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, बहुत ही सरलता से आप इसे समझ भी पाएंगे। लेकिन आपको लिखना कैसे है, आप एक बार PDF को जरूर पढ़ लेना। PDF में जो हमने लिखवाया है, इसे लिखा हुआ है, तो उसे आप एक बार जरूर पढ़ लें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें ये तो पता ही हो गया है कि धारा मापी क्या है। तो धारा मापी एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी अति सूक्ष्म धारा को या माइक्रो एम्पियर की धारा को माप सकते हैं, अथवा किसी भी परिपथ में धारा के मान को डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्थात संसूचित कर सकते हैं। ओके, इतना हमें पता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव होते हैं जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। प्रबल चुंबकीय ध्रुव त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप ना? ये चुंबकीय ध्रुव हैं N और S, इनको थोड़ा कर्व रखा गया है, वक्र है, इनके पृष्ठ वक्र हैं, जिसके कारण ये एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। अगर हम इस प्रकार से इन चुंबकों को ले लेते तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होता। ठीक है, ये N होता, ये S होता, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होता। लेकिन ये वक्र पृष्ठ ले लिए गए हैं इस प्रकार से, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। समझ पा रहे हैं ना? तो इससे होगा क्या कि यहां पर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इसके केंद्र पर मिलेंगी, जिसके कारण यहां पर बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र इसीलिए उत्पन्न करते हैं कि उस स्थान पर बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहां पर त्रिज्य ध्रुव होते हैं इसके, जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो 2 ध्रुव हैं N और S, और ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिनकी लाइनें हमने इस तरह से यहां पर दिखाई भी है। इनके बीच में, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक बेलनाकार क्रोड होती है। बेलनाकार क्रोड का मतलब है ये, जैसे मार्कर है हमारा, ये बेलनाकार है, और यही बेलनाकार क्रोड, ये जो आपको वृत्ताकार दिख रहा है, ये वास्तव में वृत्ताकार नहीं है, बल्कि ये बेलनाकार है। बेलनाकार का अर्थ मतलब ये है कि अगर ये बेलनाकार क्रोड आपको ऐसे रखी हो तो आपको केवल ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये क्रोड रखी होगी जिसका आपका ये वाला सिरा तो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे की पूरी लंबाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, जिसके द्वारा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बेलनाकार क्रोड है, जिसकी ये आपको जो वृत्ताकार दिख रहा है, वृत्ताकार नहीं बल्कि बेलनाकार क्रोड है, और इस पर तार के कई फेरे लपेटे गए हैं इस तरह से। समझ पा रहे ना? जो लाल लाल वाली लाइनें हैं, ये तार के फेरों को प्रदर्शित कर रही हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर एक बेलनाकार क्रोड होता है इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, और इस पर तार के कई फेरे लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। क्लियर है? अच्छी बात है। बस इतना अब आप याद रखें।
अब यहां पर होगा क्या, यहां पर होता क्या है, इसी क्रोड के केंद्र से एक स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। इस तरह से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये मान लिया एक स्प्रिंग लगी हुई है और इस स्प्रिंग का संबंध एक पॉइंटर से होता है। किससे होता है, एक पॉइंटर से कर दिया जाता है। इस स्प्रिंग का संबंध एक पॉइंटर से कर दिया जाता है और पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर का जो रुख है, मतलब पॉइंटर को दिखा दिया जाता है एक इस तरह से स्केल की ओर दिष्ट कर दिया जाता है। तो पॉइंटर बताएगा कि आखिर इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यह रीडिंग को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये हमने इस तरह से आपको बना करके एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया है कि ये हमारा रीडिंग पढ़ने वाला ये हमारा मीटर है। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं ये क्या है, ये है पॉइंटर, पॉइंटर है। ये क्या है, मीटर है, रीडिंग मीटर। ये मीटर है, ये जो अपनी रीडिंग दिखाएगा, स्केल कह सकते हैं। ठीक है, स्केल मीटर। ओके, यहां पर प्रबल चुंबकीय ध्रुव थे, ये प्रबल चुंबकीय ध्रुव N और S हैं जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक बेलनाकार क्रोड रखी थी जिस पर तार के कई फेरे हैं। ठीक है, अब उस तार के कई फेरों को बाहर ले लिया जाता है जिसमें धारा प्रवाहित की जाएगी। जो कुंडली होगी, जैसे तार लपेटा तो उसके 2 सिरे होंगे, दोनों सिरों को बाहर खींच लेते हैं हम लोग। ये मान लिया वहां से ले आए हैं और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी रीडिंग की धारा है। ठीक है, अब यहां पर इसके केंद्र में क्या होता है, एक स्प्रिंग लगी होती है और इस स्प्रिंग का संबंध एक पॉइंटर से होता है और पॉइंटर किधर दिष्ट होता है, स्केल मीटर की ओर दिष्ट होता है। बात क्लियर है ना? अब होता क्या है, इसका सिस्टम समझिए, आखिर इसमें क्या होता है। आपको चित्र में इतने ऐसे बना देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में क्या करना है, जिस परिपथ में हमें धारा के मान को संसूचित करना है या फिर मापना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस समय हम धारा के मान को मापने का प्रयास करेंगे तो इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। ये जो कुंडली जो लाल तार से लपेटा था हमने बताया है, तो इस लाल तार वाली कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। और याद रखिएगा बच्चा, जब ये कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थिति में हमें पता है कि ये करंट कैरिंग लूप बन जाता है। मतलब धारावाही लूप, धारावाही लूप मतलब धारावाही कुंडली। अब धारावाही कुंडली है और रखी कहां है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर। धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखी होगी तो उस पर बलाघुण कार्य करेगा। कितना, टाउ बराबर NIAB। और ये बलाघुण क्या करता है, इस बलाघुण के कारण ये कुंडली घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये घूमने लगती है और इस कुंडली किस पर लपेटी गई है, क्रोड पर। ये जब कुंडली घूमेंगे तो इसके साथ में इसका क्रोड भी घूमेगा, बेलनाकार वाला जो क्रोड है वो भी घूमेगा। और जब क्रोड घूमेगा तो क्रोड से कौन जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग। स्प्रिंग भी घूमेगी और स्प्रिंग जब घूमेगी तो स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी और स्प्रिंग में ऐंठन आएगी तो ये पॉइंटर भी इधर खिसकना शुरू कर देगा। अभी पॉइंटर अगर यहां पर है तो ये स्प्रिंग ऐंठेगी तो इस तरह से इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी और स्प्रिंग इस तरह से यहां पर इसका पॉइंटर इधर की ओर दिष्ट करने लगेगा और बता देगा कि हां इस समय इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। समझ पा रहे ना? सिस्टम आप लोग यहां पर समझिएगा। मैंने क्या बताया, अभी यहां पर पॉइंटर है, मान लिया 0 पर है, इसमें धारा प्रवाहित की गई, धारा प्रवाहित की, इसमें क्या लगा, बलाघुण उत्पन्न हुआ। बलाघुण के कारण हुआ क्या, कुंडली घूमी, कुंडली के साथ में स्प्रिंग घूमी। अब स्प्रिंग में ऐंठन आई तो ये पॉइंटर भी घुमा और जितना पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक अगर पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ है तो इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 3 एम्पियर की धारा, ये 3 माइक्रो एम्पियर की धारा कुछ भी प्रवाहित हो रही है। ये हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हम एक बात ये समझ सकते हैं कि आसानी से कि यहां पर कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप इसको फील करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आया होगा, लेकिन अब इसका फार्मूला, इस पर कुछ बेसिस फार्मूले होते हैं, इसकी धारा सुग्राहिता के, वोल्टेज सुग्राहिता के, वो भी हम लोग समझ लेते हैं आखिर कैसे डेराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता के फार्मूलों को कैसे निकालते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि जब कुंडली पर बलाघुण आरोपित होता है, वह बलाघुण कितना होता है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा।
टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ये होता है इस पर बलागुण जो आरोपित होता है इसका फार्मूला। अगर हम बात करें कि ये जो बलागुण आरोपित होता है जिसके कारण कुंडली घूम जाती है, लेकिन अगर इसमें धारा प्रवाहित करना बंद कर दें तो इस पर बलागुण आरोपित होना भी बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुंडली पुनः अपनी स्थिति में, जैसे मान लिया इतनी ऐंठन हो गई थी इसमें, जैसे धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे वैसे ही वो फुर्र अपनी स्थिति में आ जाएगी और पॉइंटर अपने स्थान पर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वापस अपने स्थान पर लाने का काम कर रहा है, अपने स्थान पर दोबारा ये वापस आ जाती है, इस स्थिति में ये क्यों वापस आ रही है ये आप बताइएगा। अगर वहां तक वो चली गई थी तो वहीं पर रुक जाती, लेकिन वहां पर रुकती नहीं है। जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं वो तुरंत अपनी जगह पर वापस आ जाती है स्प्रिंग के ऐंठन के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब की बार यहां पर जब इधर साइड में घूमी थी तो इधर साइड में घूमने का कारण तो इसमें धारा का प्रवाहित होना था, लेकिन वापस दूसरी तरफ घूमने का मतलब क्या है कि धारा प्रवाहित नहीं की है, अर्थात इस पर एक अतिरिक्त प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा था। समझ रहे ना? प्रत्यानयन बलाघूर्ण का मतलब क्या है? बलाघूर्ण अभी जो आरोपित हुआ था टाउ बराबर NIAB, और ये बलाघूर्ण इसको इस यहां से इस स्थिति से इस स्थिति में ले आया, मान लिया, ठीक है, जिसके कारण हमें पता चला कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद किया गया वो स्प्रिंग अपने आप उसकी ऐंठन छूट जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह वापस आ जाती। तो वापस किस बल के कारण आती है? वापस आने में जो बलाघूर्ण कार्य कर रहा था उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बलाघूर्ण। और प्रत्यानयन बलाघूर्ण होगा कितना? तो होगा तो उतना ही जितना बलाघूर्ण इस पर आरोपित हो रहा था उतना ही प्रत्यानयन बलाघूर्ण आरोपित होगा। अगर आप बलाघूर्ण आरोपित मतलब जो ज्यादा बलाघूर्ण आरोपित होगा तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण भी ज्यादा हो जाएगा। तो बलाघूर्ण और प्रत्यानयन बलाघूर्ण यहां पर बराबर होने वाले हैं। अब प्रत्यानयन बलाघूर्ण इस पर कितना था तो यहां पर लिख देते हैं कि प्रत्यानयन बलाघूर्ण, ठीक है, कुंडली में आरोपित, कुंडली पर आरोपित प्रत्यानयन बल आघूर्ण, बताइएगा कितना होगा, जिसे हम टाउ रिस्टोरिंग कहेंगे, टाउ रिस्टोरिंग, ठीक है, रिस्टोरिंग टार किसे कहते हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण जिसे कहते हैं, ठीक है। सो टाउ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NIAB, NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ये टाउ का फार्मूला होता है। N क्या है? इसमें फेरों की संख्या, कितने फेरे लगे हैं। I क्या है? इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। A क्या है? उस एक फेरे के द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है तो क्षेत्रफल है, ठीक है, लूप का क्षेत्रफल। और B क्या है? जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान। थीटा है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण। यहां पर धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण हमेशा लंबवत रहता है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे, मान लिया ये क्रोड है, इसमें ये तार इस तरह से प्रवाहित मतलब ये लपेटा गया है और इधर से चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, तो धारा तो ऊपर की ओर जा रही होगी या फिर नीचे की ओर आ रही होगी। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आ रही है, तो यहां पर इसके और इसके बीच में कितने अंश का कोण बना? 90 अंश का। इधर से भी धारा, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो यहां ऐसे और ऐसे बीच में कोण कितना बढ़ेगा? 90 अंश। इधर से आए, 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 किसी भी तरफ से आए, कोण तो 90 अंश का ही बनने वाला है। तो अर्थात थीटा जो होगा यहां पर 90 होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर साइन 90। ओके, सो टाउ R या रिस्टोरिंग टार्क बराबर होगा NIAB साइन थीटा का मान 1। अब ये रिस्टोरिंग टार्क को दूसरे रूप में अगर हम लिखें तो हमें पता चलता है कि ये किसके अनुक्रमानुपाती है। अगर कुंडली में ज्यादा ऐंठन आई होगी तो हम कह सकते हैं कि ऐंठन अगर ज्यादा आई है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर टॉर्क भी ज्यादा लग रहा होगा, मतलब बलाघूर्ण भी ज्यादा आरोपित होगा। कम ऐंठन होगी बलाघूर्ण कम होगा, ज्यादा ऐंठन होगी बलाघूर्ण ज्यादा होगा। तो ये जो टॉर्क है मतलब बलाघूर्ण है, ये किसके अनुक्रमानुपाती है? इसके ऐंठन के। ऐंठन का अर्थ है उसमें जो कोणीय विस्थापन हो रहा है। जब कोई वस्तु घूमती है तो उसमें विस्थापन रेखीय नहीं होता है, बल्कि कोणीय विस्थापन होता है। इतने अंश के कोण पर घूम गई, इतने अंश के कोण पर घूम गई, तो ये घूमने वाला जो सिस्टम होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है।
तो हम कह सकते हैं जितना अधिक कोणीय विस्थापन होगा उतना ही अधिक बलाघूर्ण आरोपित होगा। तो ये जो बलाघूर्ण है वह कोणीय विस्थापन के इक्वल होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। और मान लिया कि ये कोणीय विस्थापन इसमें फाई हुआ था, कितना, फाई, फाई कोई भी कोण अंश है, ठीक है। तो मान लिया कि अगर फाई कोणीय विस्थापन हुआ था, ये नंबर अपना मिटा देते हैं यहां पे। तो अगर कोणीय विस्थापन फाई था, सुनिएगा बच्चा, कोणीय विस्थापन अगर फाई था तो हम कह सकते हैं कि जो टाउ होगा, टाउ रिस्टोरिंग, वो बराबर नहीं बल्कि अनुक्रमानुपाती होगा फाई के। क्यों? क्योंकि जितना अधिक कोणीय विस्थापन होगा उतना ही अधिक बलाघूर्ण होगा, अर्थात अनुक्रमानुपाती होगा। और यहां पर टाउ आर का मतलब है NIAB, और जब जब अनुक्रमानुपात हम लोगों ने हटाया है तब तक एक नियतांक आएगा, और यहां पर जो नियतांक आएगा उसे हम C लिखेंगे और फाई। ये जो C है वो क्या है, हम कह सकते हैं स्प्रिंग का ऐंठन गुणांक या फिर मरोड़ गुणांक कहते हैं, ऐंठन गुणांक या मरोड़ गुणांक। ओके, तो आप कह सकते हैं C क्या है, तो C है ऐंठन गुणांक स्प्रिंग का। तो यहां पर अगर हम C को अपान में कर दें तो ये फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो फाई इज इक्वल टू बनेगा NIAB अपान में C। यहां से हम I को अगर अपान में कर दें तो ये बनेगा फाई अपान में I बराबर में NAB अपान C। ये जो फाई अपान आई दिख रहा है आपको, इस फाई अपान आई को हम लोग धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता। इसका मतलब ये जो धारा मापी की धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या है, NAB अपान C, इसी को हम लोग बोलते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, इसे हम लोग SI से व्यक्त कर सकते हैं या फिर फाई अपान आई। तो SI का मतलब है फाई अपान आई, तो हम कह सकते हैं यहां पर SI अर्थात फाई अपान आई बराबर क्या होगा, NAB अपान C। ओके, तो ये धारा सुग्राहिता हो गई। इसके बाद में अगर हम वोल्टेज सुग्राहिता की बात करें तो वोल्टेज सुग्राहिता का मतलब क्या होगा भाई, तो आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज सुग्राहिता का मतलब, जैसे धारा सुग्राहिता का मतलब है फाई अपान आई, धारा थी तो फाई अपान आई, यहां पर वोल्टेज सुग्राहिता हो तो फाई अपान वी। वोल्टेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर वोल्टेज सुग्राहिता निकालते हैं, यहां पर लिख देते हैं वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता में क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज सुग्राहिता आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम कर देते हैं फाई अपान वी, और V का मतलब होता है IR। ओम का नियम पता है ना, V बराबर IR। तो यहां पर लिख देते हैं फाई अपान में V की जगह पर IR। यहां पर I का वैल्यू जरा रख दीजिए तो ये बन जाएगा, या फिर फाई अपान I का वैल्यू रख दो तो इसे हम लिख सकते हैं फाई अपान I और इंटू में 1 अपान R अलग रखें अगर, ठीक है। तो फाई अपान आई का मतलब तो हमें पता ही है, फाई अपान आई का मतलब है NAB अपान C। तो लिख देते हैं वोल्टेज सुग्राहिता, जिसे SV लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SV। धारा सुग्राहिता को SI लिखा था तो वोल्टेज सुग्राहिता को SV लिख देते हैं। तो SV बराबर में फाई अपान आई का वैल्यू है NAB अपान C इंटू में 1 अपान R, अर्थात SV बराबर में NAB अपान CR। ओके, तो ये हो गया वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर यह क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि धारा सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखें, धारा मापी की धारा सुग्राहिता को अगर बढ़ाना है तो इसमें जो कुंडली है, जो लाल फेरों वाली कुंडली आपको दिखाई दे रही है, उस कुंडली के फेरों की संख्या अर्थात N को बढ़ा दें अगर, तो इसकी धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। N को बढ़ा करके धारा सुग्राहिता हम बढ़ा सकते हैं। A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, ये सब नियत रहेगा, C तो कांस्टेंट है वो तो नियत रहेगा। लेकिन यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हमें धारा सुग्राहिता इसकी बढ़ानी है तो इसमें तार के फेरों की संख्या को बढ़ा करके धारा सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वोल्टेज सुग्राहिता की, तो वोल्टेज सुग्राहिता को तार के फेरों की संख्या को बढ़ा करके नहीं बढ़ाया जा सकता है और किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि अगर आप तार के फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, N बढ़ाएंगे, तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी। कुंडली की फेरों की संख्या अगर बढ़ेगी तो उसमें कुंडली में लगे तार की लंबाई बढ़ जाएगी, और तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, R बढ़ जाएगा। तो अगर दुगना
n हुआ, मतलब फेरों की संख्या आपने दुगनी की तो दुगना प्रतिरोध भी हो जाएगा। तार की लंबाई बढ़ी मतलब प्रतिरोध बढ़ गया फिर, ठीक है। तो दुगने, अगर फेरों की संख्या दुगनी की तो तार की लंबाई दुगनी हो गई, और सॉरी तार का प्रतिरोध दुगना हो गया, और तार का प्रतिरोध दुगना होगा तो हम कह सकते हैं यहां पर 2n कर दिया मान लो, तो यहां पर 2r कर दिया, फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर उतने आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सुग्राहिता को हम तार के फेरों की संख्या को बढ़ा करके नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां पर धारा सुग्राहिता को कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, और ये पूरा का पूरा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं।